दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। सोशियोलॉजी मेजर 8 का क्वेश्चन है कि जनजातियों के भाषाई वितरण की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन कराने का जरूरत नहीं था। हम आपको एक क्वेश्चन करवाएं जो जिसमें हम लोग जनजातियों के सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं के बारे में समझे थे। उसमें ये क्वेश्चन आ जाता लेकिन फिर भी हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन क्या है कि जनजातियों के भाषाई वितरण की विवेचना करें। जनजातियों में भाषाई वितरण किस तरह से उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि भारत जनजातीय विविधता का देश है। भारत क्या है तो जनजातीय विविधता का देश है। यहाँ पर 700 भी अधिक मतलब 700 से भी ज्यादा जनजातीय पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें कि भारत जनजातीय विविधता का देश है। यहाँ की जनजातियां न केवल अपनी अलग अलग संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनकी भाषाई विविधता भी अत्यंत व्यापक है। बल्कि उनकी जो भाषाई विविधता है वो भी अत्यंत व्यापक है। मतलब सभी जनजातियों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, जनजातीय भाषाएं उनके सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक पहचान और परंपरागत ज्ञान की संवाहन होती हैं। क्या कहा जाए, जो जनजातीय भाषाएं हैं वो उनके सामाजिक जीवन के, सांस्कृतिक पहचान की और परंपरागत ज्ञान की संवाहक होती हैं। भारत में जनजातियों का भाषाई वितरण मुख्यतः विभिन्न भाषा परिवारों के आधार पर किया जाता है। और भारत में जो जनजातियों का भाषाई वितरण है वो मुख्यतः किसके आधार पर किया जाता है, तो विभिन्न भाषा परिवारों के आधार पर किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि भारत में 4 मुख्य भाषा परिवार बोले जाते हैं, जिसके अंतर्गत ही सारे भाषाएं आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जनजातीय भाषाओं का सामान्य परिचय। जो भी जनजातीय भाषाएं हैं उनका सामान्य परिचय को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। भारत की अधिकांश जनजातियों की अपनी स्वतंत्र भाषाएं या फिर बोलियां हैं। भारत में जितनी भी जनजातियां हैं लगभग सभी की अपनी स्वतंत्र भाषाएं और बोलियां हैं। ठीक है, ये भाषाएं सामान्यतः मौखिक होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये जो भाषाएं वो मौखिक होती है। ठीक है, मौखिक परंपरा पर आगे बढ़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। जैसे जो आप झारखंड के रहने वाले, तो आपको हम संथाल का उदाहरण देते हैं। जो संथाली भाषा बोला जाता है, जो संथाल के लोग बोलते हैं, उनको थोड़ी ना पढ़ लिख के सिखाया जाता है, बल्कि वो लोग क्या तो मौखिक परंपरा के द्वारा सीख लेते हैं। जब उनके घरों में बातचीत होता है तो उसी को देखकर बच्चे सीख जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाता है। कई जनजातीय भाषाओं की अपनी लिपि नहीं, कई जनजातीय भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, फिर भी वे जनजातीय जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। फिर भी वो जनजातीय जीवन का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों भारत में जनजातियों का भाषाई वितरण, कि भारत में जो जनजाति है उसमें भाषाई का वितरण कैसे है, जो भाषा है उसका वितरण किस तरह से है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनजातीय भाषाओं को मुख्य रूप से 4 प्रमुख भाषा परिवारों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से इसको 4 भाषाई परिवार में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक। हम पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, उसमें थोड़ा सा कम बताया गया था। यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पहला जो भाषा परिवार है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह या फिर भाषा परिवार। इसमें कहा जा रहा है कि यह भारत के सबसे प्राचीन भाषाई समूह में से एक माना जाता है। ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है वो भारत का सबसे प्राचीन भाषाई समूह में से एक माना जाता है। इस परिवार की जनजातीय भाषाएं मुख्य रूप से मध्य और पूर्वी भारत में बोली जाती है। इस ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है इसके अंतर्गत जो भी जनजातीय भाषाएं आती है वो मुख्य रूप से कहाँ पर बोला जाता है, तो मध्य और पूर्वी भारत में बोला जाता है। प्रमुख भाषाएं क्या क्या है, तो संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है और सवार है। ठीक है, सावरा है। ये सब क्या है तो प्रमुख भाषाएं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत जनजातियों के द्वारा बोला जाता है। और जो झारखंड में भाषा बोला जाता है उसको भी हम लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत ही बोलते हैं, जो आपका संथाली भाषा या फिर मुंडारी। झारखंड में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है संथाली और मुंडारी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, क्षेत्र। क्षेत्र कहाँ पर है, किन किन क्षेत्रों में जो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है उसका उपयोग किया जाता है, तो आपका क्षेत्र होगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इन सब क्षेत्रों में जो जनजाति है वो इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। विशेषता क्या है, तो संथाल क्या है, तो संथाली इस समूह की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया है। क्या कहा जा रहा है, जो संथाली है इस समूह की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। जो संथाली भाषा बोली जाती है, आप अपने आसपास में देखते होंगे जो नॉर्मल भाषा झारखंड का वो संथाली बोला जाता है। अगर आप रांची की तरफ चले जाएंगे तो वहां पर मुंडारी बोला जाता है। जो खूंटी वाला क्षेत्र है वहां पर मुंडारी बोला जाता है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्रों में मुंडारी या फिर कुछ क्षेत्रों में संथाली बोला जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि संथाली इस समूह की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के शामिल किया गया है। और जो संथाली भाषा है इसको भारत की जो 8वीं अनुसूची उसमें शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि संविधान के अनुसार 22 भाषाएं बोली जाती है भारत की, मान्यता प्राप्त भाषा कितनी, तो 22, तो उसमें से इसको एक शामिल किया गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे जो द्रविड़ समूह है, जो द्रविड़ भाषा परिवार, उसको हम लोग देख लेते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत क्या क्या होता है। कहा है कि दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाओं के अलावा मध्य भारत की कई जनजातियां भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलती हैं। सिर्फ दक्षिण भारत में नहीं बल्कि जो मध्य भारत है वहां पर भी कुछ जनजातियां द्रविड़ भाषा परिवार का प्रयोग करते हैं। प्रमुख भाषाएं क्या है, जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसके अंतर्गत क्या क्या भाषाएं आती है, तो गोंडी आता है, कुडुख आता है जिसको ओराव भी बोलते हैं, ठीक है, और कुई।
ये सारे क्या है, तो यहाँ की जो द्रविड़ भाषा परिवार है उसके अंतर्गत कुछ भाषाएं बोली जाती है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्षेत्र कौन सा है, तो कौन कौन से क्षेत्र में इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। द्रविड़ का जो भाषा परिवार है वो लगभग साउथ के सारे राज्यों में किया जाता है। ठीक है, आप चाहे केरल मान लीजिए, तमिलनाडु मान लीजिए, आंध्र प्रदेश मान लीजिए, कर्नाटक मान लीजिए, इन सब सभी राज्यों में जो आपका द्रविड़ भाषा परिवार है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, विशेषता को समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि गोंडी भाषा इस समूह की सबसे व्यापक रूप में बोली जाने वाली जनजातीय भाषा है। जो गोंडी भाषा है, ये जो भाषा है द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें सबसे ज्यादा व्यापक रूप से बोले जाने वाला जनजातीय भाषा है। तीसरा जो इसमें भाषा परिवार है वो है तिब्बती बर्मी, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार। ठीक है, कहा जा रहा है कि यह समूह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी क्षेत्रों की जनजातियों तक सीमित है। ये जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार है वो मुख्य रूप से कहा तो उत्तर पूर्वी या फिर हिमालय क्षेत्रों की जनजातियों तक ही सीमित हो जाता है। प्रमुख भाषाएं क्या क्या है, तो इसमें नागा बोला जाता है, मिजो भाषा बोला जाता है, बोडो बोला जाता है, गारो बोला जाता है, मणिपुरी मतलब मैतई। ठीक है, ये सारे क्या है, तो यहाँ की प्रमुख भाषाएं जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार के अंतर्गत बोली जाती हैं। क्षेत्र क्या है, तो असम के लोग इसको बोलते हैं, जो नागालैंड है, जो मिजोरम है, मेघालय है, जो अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय लोग हैं, ये सारे जनजातीय लोग इन सब भाषाओं का प्रयोग करते हैं। विशेषता क्या है, तो इन भाषाओं पर तिब्बती और चीनी भाषाओं को स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इन भाषाओं पर क्या है, तो जो चीनी और तिब्बती है इन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, आगे एक छोटा सा भाषा परिवार उसको हम लोग समझ लेते हैं। चौथा जो भाषा परिवार है वो इंडो आर्यन, इंडो आर्यन भाषा परिवार। यद्यपि यह समूह गैर जनजातीय आबादी का मुख्य भाषाई समूह है। क्या कहा जा रहा है कि यद्यपि यह जो समूह है वो गैर जनजातीय आबादी का मुख्य भाषाई समूह है, लेकिन पश्चिमी और मध्य भारत की कई बड़ी जनजातियों ने कालांतर में इंडो आर्यन बोलियों को अपनाया है। ठीक है, प्रमुख जो भाषाएं इसके अंदर बोली जाती है वो है भीली, हल्बी और बंजारा। जो भीली है वो मध्य भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो जनजातियों के द्वारा बोली जाती है मध्य भारत में, वो सबसे ज्यादा भीली भाषा बोली जाती है। क्षेत्र कौन कौन सा है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में ये सारी भाषाएं बोली जाती है। विशेषता क्या है, भीली भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय बोलियों में से एक है। जो भीली भाषा है वो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय बोलियों में से एक माना जाता है। आगे दोस्तों हम लोग जनजातीय भाषाओं के महत्व को समझ लेते हैं। जनजातीय भाषा के महत्व क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप 15 नंबर में लिखना चाहें, आंसर को अगर 15 नंबर में लिखना चाहें, तो इसको आप महत्व और जो भी इसकी चुनौतियां उसको भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहला जो इसका महत्व है जनजातीय भाषाओं का वो है सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण। ये लोग क्या करते हैं, तो सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करते हैं अपनी भाषाओं से। जनजातीय भाषाएं जनजातियों की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली की पहचान होती है। इन्हीं भाषाओं के माध्यम से लोकगीत, लोक कथाएं और रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला इसका महत्व हो गया। दूसरा जो महत्व है वो है सामाजिक एकता का आधार। सामाजिक एकता का आधार कहा जा रहा है कि समान भाषा जनजातीय समाज के लोगों को आपस में जोड़ती है। जो समान भाषा है वो जनजातीय समाज के लोगों को आपस में जोड़ती है। इससे समुदाय में एकता, भाईचारा और सहयोग की भावना मजबूत होती है। हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे दोस्तों क्योंकि टाइम नहीं है। तीसरा जो इसमें हम लोग देखेंगे, तीसरा जो इसका महत्व है परंपरागत ज्ञान संरक्षण। परंपरागत ज्ञान संरक्षण, जनजातीय भाषाओं में वन, औषधि, कृषि और प्रकृति से जुड़ा परंपरागत ज्ञान छिपा होता है। भाषा में संरक्षण से यह ज्ञान सुरक्षित रहता है। भाषा में जो संरक्षण है उससे ज्ञान सुरक्षित रह जाता है। चौथा जो पॉइंट है, चौथा जिसका महत्व है शिक्षा और संचार में सहायक। शिक्षा और संचार में भी सहायक होता है। मातृभाषा में शिक्षा मिलने से जनजातीय बच्चों को पढ़ाई समझने में आसानी होता है। जिसको भी मातृभाषा में शिक्षा मिलता है तो जनजातीय बच्चों को उससे पढ़ाई समझने में आसानी होती है, क्योंकि वो लोग आज की जो शिक्षा व्यवस्था उससे परिचित नहीं है। इससे शिक्षा का स्तर बेहतर होता है। इससे क्या है, तो जो जनजातीय शिक्षा है उसका जो स्तर वो बेहतर होता है। पांचवा जो हम लोग पॉइंट देखें, जो पांचवा इसका महत्व है सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करना। सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करना यह भी इसका एक महत्व है। जनजातीय भाषाएं भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती हैं। जो भी जनजातीय भाषाएं हैं वो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाते हैं। अगर सिर्फ एक भाषा बोला जाता तो सिर्फ एक ही भाषा बोला जाता तो क्या भारत को विविधता वाला भाषाई देश कहा जाता? नहीं कहा जाता। इसलिए कहा जा रहा है कि जनजातीय भाषाएं भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बनाती हैं। ये भाषाएं भारतीय संस्कृति की बहुरंगी पहचान को दर्शाती है, और ये जो भाषाएं हैं वो भारतीय संस्कृति की बहुरंगी पहचान को दर्शाता है। आगे हम लोग देखेंगे जो जनजातीय भाषाओं में जुड़ी प्रमुख चुनौतियां हैं। जनजातीय भाषाओं में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। चुनौती हुए आधुनिक शिक्षा और मुख्य धारा भाषाओं का प्रभाव। जो आधुनिक शिक्षा है और जो आज का मुख्य धारा भाषा है उसका प्रभाव इन पर पड़ने लगा है। स्कूलों और प्रशासन में क्षेत्रीय व राष्ट्रीय भाषाओं के प्रयोग से जनजातीय भाषाओं का प्रयोग कम होता जा रहा है। स्कूल हो या फिर जो प्रशासन क्षेत्र है वहाँ पर
स्कूल या फिर जो प्रशासन है वहाँ पर क्षेत्रीय व राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग से जनजातीय भाषाओं का प्रयोग कम होता जा रहा है। इससे युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा से दूर हो रही है। इससे जो भी युवा पीढ़ी है वो इन सब भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण वो अपनी जो मातृभाषा उससे वो दूर हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक चुनौती है अपनी भाषा के लिए। दूसरा जो इसमें चुनौती है वो है शहरीकरण और पलायन। शहरीकरण और पलायन कहा जा रहा है कि रोजगार और शिक्षा के कारण जनजातीय लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जो जनजातीय लोग वो शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, इससे उनकी भाषा और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इससे क्या है, तो उनकी भाषा पर उनकी संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा जो इसमें चुनौती हम लोग देखेंगे वो है लिखित साहित्य की कमी। जनजातियों की जो भाषा है उसमें लिखित साहित्य नहीं होते, ठीक है, तो इसकी वहां पर कमी है, ये भी एक चुनौती है। अधिकांश जनजातीय भाषाओं की अपनी लिपि और लिखित साहित्य नहीं है। अधिकांश जो जनजातीय भाषा है उसमें कोई अपनी लिपि नहीं है और ना ही लिखित साहित्य है, ठीक है। इसके कारण इन भाषाओं का संरक्षण कठिन हो जाता है। अगर जो भी जनजाति के लोग हैं अगर वो लोग अपना भाषा बोलना छोड़ देंगे तो समझ लीजिए वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या है, तो क्योंकि वहां पर कोई लिपि नहीं है, अगर लिखा हुआ रहेगा तब तो कोई भी पढ़ लेगा आगे चल करके, लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई लिपि नहीं है और लिखित साहित्य नहीं है। इसी कारण इन भाषाओं को संरक्षण कठिन हो जाता है। चौथा जो इसमें चुनौती है वो है सरकारी संरक्षण की कमी। सरकारी संरक्षण भी इसमें नहीं होता। हालांकि सरकार कुछ प्रयास कर रही है, फिर भी कई जनजातीय भाषाओं को पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि हालांकि जो सरकार है उसके द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है, फिर भी कई सारे जो जनजातीय भाषा है उसको पर्याप्त संरक्षण और प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। ये सब क्या है, तो चुनौती है जनजातीय भाषाओं को बचाने के लिए। अगला अगला जो चुनौती है पीढ़ीगत अंतर। पीढ़ीगत अंतर, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें क्या तो अंतर आता जा रहा है। नई पीढ़ी आधुनिक जीवन शैली और भाषाओं को अधिक महत्व देने लगी है। इससे जनजातीय भाषाओं का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। आधुनिक जीवन शैली और भाषाओं को अधिक महत्व देते हैं, इसी कारण जो जनजातीय भाषा है उसका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये सब क्या तो चुनौती है। हमने जनजातीय भाषा की चुनौती को समझ लिया और महत्व को भी देख लिया। आगे छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में जनजातियों का भाषाई वितरण अत्यंत विविध और समृद्ध है। जो भारत में जनजातीय भाषा है उसका वितरण अत्यंत विविध और समृद्ध है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मी, द्रविड़ और इंडो आर्यन भाषा परिवारों के माध्यम से जनजातीय भाषाएं भारतीय संस्कृति को और अधिक बहुरंगी बनाती हैं। इन भाषाओं का संरक्षण जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इन भाषाओं का जो संरक्षण है वो जनजातीय पहचान के लिए, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक बताया जा रहा है। दोस्तों हाइप करने में कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो को हाइप जरूर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपका खत्म हो गया। वीडियो को आप लोग हाइप करके जाइए, लाइक करके जाइए और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें तो प्लेलिस्ट से जाकर तैयारी शुरू कीजिए और लिंक जो है अपने दोस्तों का भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।